बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है या सिंपल हार्ट फेलियर होता है वो लो आउटपुट फेलियर भी हो सकता है और हाई आउटपुट फेलियर भी हो सकता है। लो आउटपुट फेलियर के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, या फिर हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर होता है। इसमें बॉडी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि इंक्रीज कार्डिक आउटपुट से पूरी नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल अनीमिया के अंदर, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर और थायमिन डेफिशिएंसी के अंदर हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होगा। इसके बाद एक्यूट और डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट ब्लड को सही तरह पंप नहीं कर पा रहा। ओके, ठीक हो गया। तो इस केस में आपने पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा देना है जो कि पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट से बढ़ जाती है। अब ह्यूमन बॉडी के पास बहुत सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ताकि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। लाइक अगर हार्ट की पंपिंग कम होती है तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देती है बाय स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से शॉर्ट रन के अंदर कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो जाती है। वो कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन होती है अल्फा रिसेप्टर की वजह से, और इसके अलावा किडनी से रेनिन की रिलीज बढ़ जाती है। जो रेनिन है वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के जरिए काम करेगा, साल्ट और वाटर की रिटेंशन कर देगा और वेजोकंस्ट्रक्शन करा देगा। और इन्हीं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से कार्डिक रीमॉडलिंग होती है। ओके, एल्डोस्टेरोन की वजह से कार्डिक रीमॉडलिंग होती है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। जो वेजोकंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल होती है, ओके, यानी साल्ट और वाटर रिटेंशन से क्या होती है, कार्डिक की रिमॉडलिंग होती है। जबकि वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल की वजह से आफ्टर लोड बढ़ जाएगा और विनियोल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्री लोड बढ़ जाएगा। फाइनली हार्ट के ऊपर वर्क लोड बढ़ जाएगा। और जो कार्डिक रिमॉडलिंग होती है वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर मोर्टेलिटी करवा देती है। अब एक्यूट और क्रॉनिक की डिफरेंट फार्माकोलॉजी होती है। एक्यूट के अंदर आपने कंजस्टिव सिम्पटम को कम कर देना है विद द डायूरेटिक, ओके, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना है विद द पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट है। ओके, तो कंजशन को कम करने के लिए लूप डायूरेटिक यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वेजोडायलेटर यूज़ करते हैं, पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हार्ट फेलियर के अंदर लंग्स के अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है और पेरिफेरल ऑर्गन के अंदर भी फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है जिसकी वजह से कंजस्टिव सिम्पटम आना शुरू हो जाती है। अब डायूरेटिक एडिमाटस फ्लूइड को मोबिलाइज कर देगी। अब ड्रग ऑफ चॉइस लूप डायूरेटिक होती है, फॉर एग्जांपल फ्यूरासिमाइड और ब्यूमेटिनाइड, जिनके पास हाई सीलिंग डायूरेटिक इफेक्ट होता है। अब हाई सीलिंग डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। अब ये क्या करती है, ये एडिमा को मोबिलाइज कर देती है, प्री लोड को कम कर देती है, सेप्टम को कम कर देती है। जो लूप डायूरेटिक है वीनो डायलेशन पर रिड्यूस करती है प्रायर टू डायूरेसिस, और ये डिस्निया से रिलीफ प्रोवाइड कर देती है। असल में होता ये है कि जब लूप डायूरेटिक वीनो डायलेशन करेंगे डायूरेसिस से पहले तो इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा की वजह से डिस्निया हो रही होती है तो उसको ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है। और ये सेम फंक्शन हम मॉर्फिन से भी अटेन कर सकती है क्योंकि वो भी वीनो डायलेशन से काम कर सकती है और डिस्निया को ट्रीट कर सकती है। लेकिन क्रॉनिकली अगर हम यूज़ करते हैं डायूरेटिक को तो इसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। इस टॉलरेंस को ओवरकम करने के लिए आपको दूसरी डायूरेटिक लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल थायोजाइड डायूरेटिक है, स्पाइरिनोलैक्टोन होती है। डायूरेटिक बेसिक पैथोलॉजी को अल्टर नहीं करती लेकिन इनका मोर्टेलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। लेकिन स्पाइरिनोलैक्टोन मोर्टेलिटी को कम कर देती है। अब इनोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर जो मेजर इनोट्रॉपिक है वो डोब्यूटामीन है, डोपामीन है, इनो डायलेटर है और कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं। अब ये ड्रग शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो डाइजॉक्सिन होती है ये मेंटेनेंस डोज के लिए इस्तेमाल होती है। जो डोब्यूटामीन और डोपामीन ये बीटा 1 सेलेक्टिव होते हैं। वैसे डोब्यूटामीन बीटा 1 सेलेक्टिव है, इसका डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बीटा 1 रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, साइक्लिक एमपी को बढ़ा देगा जो आगे कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगा। ये ड्रग इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की फॉर्म में दी जाती है। हाफ लाइफ 2 मिनट होती है। डोपामीन बीटा और अल्फा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है डिपेंडिंग अपॉन दियर कंसंट्रेशन। लाइक अगर इसकी डोज 1 से लेकर 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है तो ये सिर्फ डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और जब डोपामीन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो रीनल वेजोडाइलेशन होगी। ओके, जब इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होती है और उसका रेट 2 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट होगा तब ये हार्ट को स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा बीटा 1 रिसेप्टर से। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से ज़्यादा होगी तो ये इंटेंस वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा बाय द अल्फा रिसेप्टर। अब जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होती है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के अंदर शुगर और नॉन शुगर पार्ट होता है। जो शुगर पार्ट है उसको ग्लाइकोन बोलते हैं जबकि ये नॉन शुगर पार्ट को एक ग्लाइकोन बोलते हैं। ओवरऑल इस ड्रग को डिजिटालिस बोलते हैं क्योंकि डिजिटालिस पुरपुरा से डिराइव की जाती है। इसके अंदर डाइजॉक्सिन, डेजिटॉक्सिन और ओएबिन आ जाती है। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट है, लेकिन अगर दूसरी इनोट्रॉप से कंपेयर करते हैं तो ये हार्ट रेट और ऑक्सीजन कंजप्शन को नहीं बढ़ाते बल्कि हार्ट रेट और ऑक्सीजन कंजप्शन डाइजॉक्सिन की वजह से कम हो जाती है। ठीक है। ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ
हम कह सकते हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर की एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकली जो डाइजॉक्सिन होती है मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर और प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन होती है। अब डाइजॉक्सिन ओनली इनोट्रोपिक एजेंट है जो कि ओरली अवेलेबल होती है। ये इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नजर आ रहा होगा। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देना, फिर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को ब्लॉक कर देना, कैल्शियम आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये ड्रग सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेज पे जाके बाइंड करती है, जिसकी वजह से कार्डिक सेल के अंदर सोडियम की एक्युमुलेशन होती है। फाइनली उसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्युमुलेशन होती है। नॉर्मली कैल्शियम और कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर से मूव करते हैं, लेकिन जब सेल के अंदर सोडियम काफ़ी ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होती है फॉर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वो कम होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम सेल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। वो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हो जाएगा स्टोरेज के लिए, और हर सिस्टोली के दरमियान में ये ज़्यादा रिलीज होगा कैल्शियम। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में बाइंड करते हैं, लेकिन उनकी बाइंडिंग थोड़ी स्लो होती है, और बाइंडिंग करने के बाद इंट्रासेलुलर कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। डैट इज़ वाई जो डिजिटैलिस होता है इनका डिलेड एक्शन होता है। यहाँ तक कि आप इंट्रावीनस फॉर्म में भी दे दोगे तब भी इनका डिलेड एक्शन होता है। ओके, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम आयन ज़्यादा होगा तो वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देगा। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर पोटेशियम बाहर वाला कम हो जाए तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग को ब्लॉक कर देता है। ये तो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? अब ये होता है कि जो डिजिटैलिस होती है ये एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पाथवे को एक्टिवेट कर देती है, रिफ्रैक्टरीनेस को बढ़ा देती है वेगोमिमेटिक इफेक्ट के जरिए। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो एट्रियम है वो हाई रेट के ऊपर बीट कर रहा होता है, और इतनी ज़्यादा हाई रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी इनफेक्टिव होती है। ये हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं होता, क्योंकि एट्रियम ने सिर्फ ब्लड को देना है, लेकिन अगर ये सारी कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल के पास चलेगी तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनफेक्टिव हो जाएगी हाई रेट की वजह से। तो हमारा मेन एम ये होता है कि वेंट्रिकल के रेट को मेंटेन कर देना लो लेवल के ऊपर। जो डिजिटैलिस होती है वेगोमिमेटिक इफेक्ट के जरिए एवी कंडक्शन को ब्लॉक कर देती है। जो वेगोमिमेटिक इफेक्ट है वो ब्रैडीकार्डिया करवा देता है ड्यू टू डिजिटैलिस थेरेपी, और ब्रैडीकार्डिया की वजह से आपको पता है कि क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाता है। एट्रियल फ्लटर के अंदर वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो डिजिटैलिस करते क्या है, ये एट्रियल फ्लटर को एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर कन्वर्ट करा देती है, और फाइनली होता यह है कि जो वेंट्रिकुलर रेट है उसको कंट्रोल हम आसानी से कर सकते होते हैं। ओके, तो वेंट्रिकुलर रेट को मेंटेन कर सकते हैं। अब है कार्डिक इफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस। अब डिजिटैलिस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देती है और हार्ट रेट को कम कर देती है, एवी नोट की कंडक्शन को हम कह सकते हैं कम कर सकती है। ठीक है, अब इसके ईसीजी पे क्या होती है, टी वेव की इन्वर्जन होती है, पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ क्यूट इंटरवल होता है, दैट इज वाई ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोली शॉर्ट हो गया है, और डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है। अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक लिखी हुई है जो आई थिंक हमारे किसी काम की नहीं है। ओके, तो आगे हम एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी की तरफ चलते हैं। तो अर्लीस्ट टॉक्सिसिटी के अंदर नोजिया वॉमिटिंग होगी, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट भी यही होता है। अब कार्डिक एडवर्स इफेक्ट में एरिथमिया होगा, और वो भी वेंट्रिकुलर बाइजैमिनी होती है। ओके, जबकि कैरेक्टरिस्टिक एरिथमिया नॉन पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है विद वेरिएबल एवी ब्लॉक। जो एरिथमिया डिजिटैलिस की टॉक्सिटी में नहीं हो सकता तो वह एट्रियल फ्लटर और मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होता है। अदर साइड इफेक्ट के अंदर येलो विजन होती है, ज़ेंथोप्सिया होता है, और गायनिकोमास्टिया होता है। अगर डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम पोटेशियम की सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की तरफ बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती है। लेकिन सीवियर डिजिटैलिस के अंदर हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक्सेस ऑफ पोटेशियम सेल के अंदर होता है, बाहर होता है सेल के। वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए लिग्नोकेन होती है। कौन सा वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है, इसकी वजह से वेंट्रिकुलर बाइजैमिनी होता है। इसके अलावा नॉन पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह भी होता है। ओके, ठीक है, एट्रियल टैकीकार्डिया के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स होती है वो हम इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। ओके, अगर कुछ ज़्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी है तो डीजी बाइंड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है डिजिटैलिस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मायोकार्डाइटिस के अंदर नहीं देते, और इंक्रीज कैल्शियम यानी हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट में नहीं देंगे, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर नहीं देते, हाइपोकलीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया में नहीं देते, एल्डरली पेशेंट के अंदर नहीं देते, एवी ब्लॉक वाले पेशेंट में नहीं देंगे, रीनल फेलियर या क्योंकि वहाँ पे डाइजॉक्सिन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और थायराइड वाले पेशेंट में क्योंकि ये हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों करवा सकती है। अब कुछ डायूरेटिक होती है लाइक थायोजाइड डायूरेटिक और फ्यूरासिमाइड हाइपरकलीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया करवा सकती है। क्विनिडीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेराविल
वेरापेमिल और डिलटियाजिम है, ये रीनल क्लियरेंस को बढ़ा देती है और ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है बाय फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म। एंटासिड, मेटाक्लोप्रामाइड और सल्फासालाजिन इनके एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। डाइजॉक्सिन पार्शियल एवी ब्लॉक को कंप्लीट एवी ब्लॉक में कन्वर्ट करा देती है, तो एवी ब्लॉक वाले के अंदर नहीं देना। और एमाइक में उसी वक्त देना है जब हार्ट फेलियर और फिब्रिलेशन होती है। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो ये जो एवी नोट वाली कंडक्शन से यानी एवी नोट की कंडक्शन को डिक्रीज कर देती है, लेकिन अबेरेंट पाथवे होता है उसमें से कंडक्शन को ब्लॉक नहीं करती, जिसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता रहता है। तो हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। क्विनिडीन, वेरापेमिल, अमिल्ट्रियोन, थायोजाइड डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। कुछ डिजीज़ है लाइक हाइपरथायरॉइडिज्म, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, ठीक है, और हाइपोथायरॉइडिज्म होती है। इनोट्रोपिक ड्रग हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इनोट्रोपिक ड्रग आ रही है, इनोट्रोपिक ड्रग यानी कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने वाली, तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक और वेजोडाइलेटर देती है। इसके अलावा जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है लाइक इनामिरोन और मेलिनोन, ये इनोडाइलेटर्स होते हैं। अब इनको राइट साइडेड हार्ट फेलियर में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये वेजोडाइलेटर होते हैं। इसके बाद इनोडाइलेटर है, इनोडाइलेटर के अंदर इनामिरिनोन है, इनामिरिनोन को क्या बोलते हैं, एमरिनोन, और मिलरिनोन है, इनॉक्सीमोन है और विजरिनोन है। अब जो नेम इनोडाइलेटर है इनके इनोट्रोपिक एक्शन से डिराइव्ड हुआ है। इसके अलावा इनकी वेजोडाइलेटर एक्शन भी होते हैं, दो एक्शन होते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 3 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ा देती है। साइक्लिक एमपी ट्रांसमेम्ब्रेन इन्फ्लक्स करवा देगा कैल्शियम के मायोकार्डियल सेल के अंदर और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वैस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब ये ड्रग शॉर्ट टर्म इंट्रावीनस फॉर्म में अप्लाई करते हैं फॉर सीवियर और रिफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेकिन इनामिरोन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ओके, ठीक है, और दोनों ड्रग्स की वजह से एरिथमिया हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेसिराटाइड। जो नेसिराटाइड है ये बीएनपी एनालॉग होता है, ठीक है। तो जो बीएनपी है ये कार्डिक को यानी ये कार्डिक फ्रॉम पल्मोनरी कॉजेज ऑफ डिस्निया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है कि डिस्निया कार्डिक कॉजेज की वजह से है, पल्मोनरी कॉजेज की वजह से है। नेसिराटाइड रिकॉम्बिनेंट बीएनपी होता है, ब्रेन ड्राइव्ड नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होता है, नॉर्मली वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होता है। जो एएनपी है, एएनपी की तरह जो ये साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा देता है और इसके अलावा वेजोडाइलेशन करता है। ओके, तो ये सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। तो ऐसे एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो डिस्निया से एसोसिएटेड होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका लिमिटिंग फैक्टर ये है कि उसको तोड़ने वाला एंजाइम है वो न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज होता है। इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाला ड्रग होती है सैकोबिट्रिल, वो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इस्तेमाल कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद वेलसार्टेन। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेटेड और क्रॉनिक हार्ट फेलियर है। डिकम्पनसेटेड या एक्यूट को तो पढ़ लिया, आप कंपनसेटेड या क्रॉनिक की बारी है। अब इसके अंदर हमने हार्ट के वर्क को कम कर देना है, प्री लोड को कम कर देना है, आफ्टर लोड को कम कर देना है, मोर्टेलिटी को कम कर देना है बाय रिवर्सिंग कार्डिक रिमॉडलिंग होती है, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग आती है इसमें, वेजोडाइलेटर होती है, ओके, एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर है, एआरबी बीटा ब्लॉकर और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। जो अल्फा ब्लॉकर होती है अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, वो आगे वीनो कंस्ट्रक्शन कराता है और आर्टिकुलर वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। अब वीनो कंस्ट्रक्शन की वजह से प्री लोड बढ़ जाता है, नॉर्मली बढ़ता था अल्फा रिसेप्टर से, और आर्टिकुलर वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से आफ्टर लोड बढ़ता था। तो प्री लोड को कम करने के लिए नाइट्रेट्स है, हाइड्रोलेजिन आफ्टर लोड को कम कर देती है, और अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली कौन सी होती है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। एक्यूट हार्ट फेलियर की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी का चलती है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है, बीटा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है तो बीटा ब्लॉकर देती है। आगे बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए रेनिन की सिक्रेशन होती है, ठीक है, ओके। और जो एल्डोस्टेरोन है ये हार्ट की रिमॉडलिंग करता है, साल्ट और वाटर रिटेंशन करता है। तो हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर अप्लाई करते हैं तो ये हार्ट की रिमॉडलिंग को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है वेजोडाइलेटर। तो ये ड्रग होती है ये प्री लोड को कम कर देती है, वेजोडाइलेटर यानी वीनो डाइलेटर है, आफ्टर लोड को कम कर देती है या फिर दोनों को रेजिस्टेंस को कम कर देती है। नाइट्रेट्स वेन की डायलेशन करते हैं, जबकि हाइड्रोलेजिन, मिनीऑक्सीडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निफेडिपिन वो प्राइमरीली आर्टरीज को डायलेट करते हैं, ठीक है, ओके। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उनको हम हार्ट फेलियर में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये हार्ट फेलियर के अंदर मोर्टेलिटी को बढ़ा देते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। लाइक अगर आप निफेडिपिन अप्लाई करोगे तो फिर रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है, और जो वेरापेमिल और डिलटियाजिम है डायरेक्ट कार्डियो डिप्रेसिव एक्शन होता है। अब जो ऐसे एजेंट जो प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देते हैं तो इसमें एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, नाइट्रोप्रोसाइड और अल्फा ब्लॉकर होती है, ओके, अल्फा ब्लॉकर है। अब किस तरह से एस इनहिबिटर प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में कि जो प्री लोड और आफ्टर लोड कम हो रहा है
वैसे बढ़ता था किससे, वेजोकंस्ट्रक्शन से, जो एंजियोटेंसिन की वजह से होता था। लेकिन जब एंजियोटेंसिन नहीं होगा तो ये प्री लोड और आफ्टर लोड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो हाइड्रोलेजिन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हम इसको मिला के देते हैं ताकि मोर्टेलिटी कम हो जाए, ठीक है। दूसरी वेजोडाइलेटर सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग नहीं करती। अब बारी है एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन। ये तमाम हार्ट फेलियर की ग्रेड्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये मोर्टेलिटी को कम कर देती है। ये मोर्टेलिटी को क्या कम करती है, ये कार्डिक रीमॉडलिंग को ब्लॉक कर देती है, एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है स्पाइनोलैक्टोन एप्लोरोनोन, ये भी मोर्टेलिटी को कम कर देती है और ये रीमॉडलिंग को ब्लॉक कर देती है। बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, पहले कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते थे लेकिन अब ये सर्वाइवल को बढ़ा देती है, क्योंकि जो बीटा वन है वो रेनिन को रिलीज करती है जो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। लेकिन ये बीटा ब्लॉकर भी हार्ट की रीमॉडलिंग को ब्लॉक कर देती है। मोस्टली जो वाइडली यूज बीटा ब्लॉकर होती है वो कैल्बिडोल है, फिर मेटाप्रोलोल है, फिर इसके बाद बिसोप्रोलोल होती है। ये ड्रग माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर के अंदर इंडिकेटेड होती है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास टाइप 2 और टाइप 3 इनके हार्ट फेलियर के लिए, ओके। स्पेसिफिकली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, लेकिन डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ओके। तो इनको वेरी लो डोजेस के अंदर हमें लेना चाहिए। इसके बाद इवाबिरिडीन है, जो इवाबिरिडीन होती है, ओके। इवाबिरिडीन फनी करंट ब्लॉकर होती है, एंजाना पेक्टोरिस के अंदर इस्तेमाल करती है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर देती है, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया करवा देती है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं वैसोपेप्टिडेस इनहिबिटर। तो इसमें आ जाते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो दो एंजाइम को इनएक्टिवेट करती है, एक है एस और दूसरा होता है एनईपी, जो ओमापेट्रिलेट और सोमपापेट्रिलेट, ओके। ये वो ड्रग होती है जो ओरली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। अब इन ड्रग के पास एस इनहिबिटर वाली प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा नाइट्रायूरेसिस भी करवा देती है, क्योंकि एनईपी क्या होता है, नेप्रिलाइसिन एंजाइम होता है, नेप्रिलाइसिन बीएनपी को तोड़ देता होता है, लेकिन इनकी वजह से एंजियोडीमा होता है। अब कौन सी ड्रग क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर मोर्टेलिटी को कम कर देती है, तो वही इनहिबिटर है, ईआरबी है, बीटा ब्लॉकर होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और हाइड्रोलेजिन कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो ये भी क्या करता है, ये भी हम कह सकते हैं रीमॉडलिंग को मोर्टेलिटी को कम कर देता है। तो हमने हार्ट फेलियर की फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।